इसमें पुनर्बल दिया जाता है, छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है और उसी के आधार पर शिक्षण कार्य को करवाया जाता है। चौथी परिभाषा जो होगी हमारे, वो किसके अनुसार है? स्मिथ के अनुसार। स्मिथ ने क्या कहा है? स्मिथ ने भी एक लाइन की परिभाषा दी है कि शिक्षण के उद्देश्य और क्रियाएं शिक्षण निर्देशित होती है, अर्थात शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। शिक्षण का उद्देश्य क्या है? निर्देशित क्रिया है। ये कौन मानता है? स्मिथ। चौथे नंबर के विद्वान है स्मिथ, जिन्होंने शिक्षण का उद्देश्य क्या माना है? निर्देशित क्रिया के रूप में माना है। अर्थात इसके अंदर के बाद जो है नंबर 4 पर वो विद्वान जो है कौन है? स्मिथ। और स्मिथ क्या मानते हैं? शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। और 5वां है क्लार्क। क्लार्क क्या मानते हैं? क्लार्क जो मानते हैं वो ये कहते हैं कि यह वह प्रक्रिया है या प्रारूप है जो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो याद रखें, क्लार्क के अनुसार 5वें नंबर के हैं ये क्लार्क। और क्लार्क के अनुसार क्या है? शिक्षण वह प्रक्रिया है, शिक्षण को क्या माना है? शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें छात्रों के व्यवहार में क्या लाया जाए? परिवर्तन लाया जा सकता है। तो ध्यान रहे ये 5 विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं थी। पहली गेज के अनुसार, दूसरी रायंस के अनुसार, तीसरी स्किनर के अनुसार, चौथी स्मिथ के अनुसार और 5वीं क्लार्क के अनुसार। तो ये 5 प्रकार की परिभाषाएं जो है ये शिक्षण को प्रभावित रूप से परिभाषित करती है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम शिक्षण को भलीभांति जान लेते हैं। तो 2 अर्थ कंप्लीट हो गए, एक तो शिक्षण का अर्थ हो गया और एक शिक्षण की प्रकृति के रूप में इसकी परिभाषाएं, क्योंकि प्रकृति परिभाषा के रूप में ही उल्लेखित होती है। तो परिभाषाएं कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये समझ में आएगा, एक तंत्र में मॉरिसन समर्थक है, लोकतंत्र में गेज और हस्तक्षेप रहित में बुकेवर। ठीक है जी। अब लेते हैं हम तीसरा बिंदु हमारा, सिद्धांत, अर्थात शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत देखिए जी, सिद्धांत जो होंगे वो क्या होंगे, किस रूप में होंगे। लेकिन सिद्धांत से पहले हम एक बार इसके स्वरूप को विशेषताओं के रूप में देख लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि प्रकृति परिभाषा के साथ साथ विशेषताओं में भी आती है। तो इसलिए हम तीसरा शिक्षण के सिद्धांत न लेकर हम लेते हैं शिक्षण की विशेषताएं। अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई, ठीक है। अब प्रकृति के रूप में ही है, जिसको हम कह सकते हैं शिक्षण की विशेषताएं। विशेषताएं, शिक्षण की विशेषताएं। विशेषताएं अपने आप में गुण होते हैं, और गुण जो है वो किस प्रकार के, देखो, शिक्षण अधिगम की वह प्रक्रिया है जो प्रभावशाली और व्यवस्थित रूप में शिक्षण को बल देती है। क्या है शिक्षण की विशेषताओं में? पहली विशेषता कि शिक्षण अधिगम की वह प्रक्रिया है। अधिगम किसे कहते हैं? हाँ, ये नहीं बताया आपको, तो याद रखें, अधिगम, अधिगम अपने आप में लर्निंग का प्रोसेस है, अर्थात इंग्लिश में इसको लर्निंग कहेंगे। लर्निंग यानी सीखना, सीखना। और सीखना जो है अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ज्ञान का अर्जन जब गुरु के द्वारा दिया जाता है विद्यार्थियों को, तब शिष्य किस रूप में करते हैं? अर्जन सीखने के रूप में। इसलिए अधिगम प्रक्रिया अपने आप में सीखने का गुण है, ठीक है। तो यहाँ पर सीखने के रूप में हमने अधिगम को लर्निंग कहा है। क्या कहा है? लर्निंग, ठीक है। तो शिक्षण अधिगम की वह प्रक्रिया है जो उसको प्रभावी और व्यवस्थित बनाती है, ये पहली विशेषता। दूसरी, ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। दूसरी क्या है? ये शिक्षण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तीसरा, इसमें मुख्य 2 अंग होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में कितने अंग होते हैं? 2। कौन कौन से? पहला सीखना और दूसरा सिखाना, अर्थात टीचिंग और लर्निंग। ये 2 मेथड इसमें चलते हैं। टीचिंग किसके माध्यम से करवाई जाती है? शिक्षक के माध्यम से। और लर्निंग कौन करता है? विद्यार्थी के माध्यम से। इसलिए दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर इसके 2 पक्ष बताए गए हैं या अंग बताए गए हैं। शिक्षण मार्गदर्शन करता है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षण विद्यार्थियों को आगे पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षक के माध्यम से अपने विषय को जानने में सहायता करता है, तो मार्गदर्शन करता है। अगली विशेषता है शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है।
शिक्षण में कलात्मकता का गुण भी आता है तो विज्ञान का पुट भी समाहित है। अगला है 7वां, शिक्षण एक कौशल युक्त क्रिया है। शिक्षण में कौशल के गुण पाए जाते हैं क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया अपने आप में कौशलात्मकता लाने का एक माध्यम है, क्योंकि शिक्षण के माध्यम से ही हम अपने आप को कौशल युक्त बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए ये कौशल युक्त क्रिया मानी गई है। नेक्स्ट अगला पॉइंट और विशेषता है शिक्षण अधिगम पर आधारित है। ये बिल्कुल सही बात है कि शिक्षण किस पर आधारित है? अधिगम पर। अगर शिक्षण प्रक्रिया अगर अधिगम पर आधारित है तो जान लीजिएगा आप कि वहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी है। किस पर आधारित है ये? अधिगम पर, क्योंकि अधिगम अपने आप में सीखने की वह विधा है, विधि नहीं विधा, जिसमें बहुत से गुण आते हैं जिसके आधार पर इसको हम सीखना, लर्न करना कहते हैं। ठीक है, जो चिंतन और मनन के आधार के भावों पर निर्धारित होता है, क्योंकि सीखना चिंतन और मनन का ही भाव है। नेक्स्ट अगली विशेषता है शिक्षण क्रियाशील और जनतंत्रीय विधि पर आधारित होती है। बिल्कुल सही बात है कि शिक्षण में क्रियाशीलता पाई जाती है क्योंकि छात्र इसमें क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। ठीक है, और जनतंत्रीय विधि पर आधारित होती है अर्थात लोकतंत्र में आधारित होती है। शिक्षण व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अगर हम मानते हैं तो यह है कि शिक्षण क्या है? व्यवहार। व्यवहार को क्या बोलेंगे? अपने आप में एटीट्यूड, जिसको कह सकते हैं हम व्यवहार में परिवर्तन, अर्थात व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है, परिवर्तन की प्रक्रिया। याद रहे आपको सभी विशेषताओं में ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि शिक्षण की विशेषता पूछी जाए तो उसमें आपको 8, 9, 10 विशेषताएं हैं, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन जो होता है वो मूलभूत है। अब व्यवहार किसका और परिवर्तन किसमें? व्यवहार है छात्र का, परिवर्तन किसमें? सीखने में या शिक्षा में, क्योंकि शिक्षा से पहले, जब तक शिक्षा नहीं मिलती उससे पहले विद्यार्थी कैसा रहता है और ज्ञान मिलने के बाद विद्यार्थी कैसा होता है, वो अपने आप में परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। क्या है शिक्षण? शिक्षण वह प्रक्रिया है जो व्यवहार में क्या करती है? परिवर्तन लाती है। तो शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। तो ये 8, 9 इसकी क्या है? विशेषताएं हैं जो शिक्षण को विशेषता के रूप में उल्लेखित करती है। अब है शिक्षण की प्रकृति या स्वरूप। तो प्रकृति और स्वरूप को हम इसी रूप में ले सकते हैं, छोटा रूप है इसका, हालांकि इसको मौखिक रूप में भी हम बता सकते हैं कि शिक्षण की प्रकृति और स्वरूप क्या है। तो शिक्षण की प्रकृति एवं स्वरूप, इस प्रकृति को स्वरूप भी कहते हैं। तो स्वरूप क्या माना गया है? वो 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। अर्थात शिक्षण की प्रकृति को हम मोटे रूप में 2 भागों में बांटते हैं। तो कौन कौन से भाग है? पहला कला के रूप में, अर्थात शिक्षण को कला के रूप में बांटा है। दूसरा है विज्ञान के रूप में, विज्ञान। ठीक है जी। कला और विज्ञान में अंतर आप जानते ही हो। कला अपने आप में विशिष्टता लिए होती है जिसको कलात्मकता कहते हैं। इसमें बहुत से गुण होते हैं और अपने आप को व्यवस्थित करते हुए विद्यार्थी को ज्ञान अर्जन करने की ये अपने आप में एक अनोखी शैली है। इसलिए आर्ट के विद्यार्थी अपने आप को कलात्मकता के आधार पर सर्जित करते हैं, जबकि विज्ञान जो है वो अपने आप में विधिवत रूप से, क्रमबद्ध रूप से और व्यवस्थित है, क्योंकि उसमें 3 चीज़ आती है। विधिवत अर्थात क्रमबद्धता, व्यवस्थित जिसको सुव्यवस्थित भी कहते हैं, प्रयोगात्मक, नियमात्मक सिद्धांत जो बनते हैं, ये सब किस में आते हैं? विज्ञान में। जबकि इसमें क्या आती है? कलात्मकता। कलात्मकता का मतलब इसमें सृजनात्मकता होती है, अपने आप को मौलिकता के रूप में लेता है। ये सारे गुण जो पाए जाते हैं कला में पाए जाते हैं, और ये क्रमबद्धता, सुव्यवस्था, प्रयोगात्मकता, नियमावली, ये सब किस में पाए जाते हैं? विज्ञान में। तो शिक्षण दोनों ही रूपों में है, कलात्मकता में भी है अर्थात कला के रूप में भी है और विज्ञान के रूप में भी है, क्योंकि विज्ञान अपने आप को विधिवत रूप से व्यवस्थित करते हुए नियमों के रूप में और प्रयोगों में होते हुए कार्य करती है, इसीलिए उसको विज्ञान का भाग भी मानते हैं। अब आता है शिक्षण के सिद्धांत। नंबर 5 पर पॉइंट है शिक्षण के सिद्धांत। इस शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत है?
शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल, टीचिंग के प्रिंसिपल। शिक्षण के सिद्धांत, देखिए शिक्षण के सिद्धांतों को भी दो भागों में बांटा गया है। शिक्षण के सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा गया है? दो। अर्थात सिद्धांत जो है किसके? शिक्षण के। इन शिक्षण के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? पहला और दूसरा। याद रखें आप, पहला है मनोवैज्ञानिक। ये मनोवैज्ञानिक जो है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि इनको साइंटिफिक माना गया है, जो कि महत्वपूर्ण है। और दूसरा कौन सा है? दूसरे सिद्धांत जो है निश्चित उद्देश्यों के आधार पर, जिसको हम कह सकते हैं सामान्य सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत, ठीक है जी। दो सिद्धांत है इसमें, पहला है मनोवैज्ञानिक, दूसरा सामान्य। अब मनोवैज्ञानिक में कौन से गुण आते हैं वो देखेंगे, फिर इसके गुण देखेंगे कि सामान्य में कौन से आते हैं। तो आप ध्यान से सुनेंगे कि मनोविज्ञान में कौन कौन से गुण आएंगे और सामान्य में कौन कौन से गुण आएंगे। शिक्षण के मनोविज्ञान सिद्धांत में देखो क्या आएंगे। पहला है ये बाल केंद्रित सिद्धांत है। शिक्षण जो है वो बालकों पर आधारित है, इसलिए इसको बाल केंद्रित माना गया है। अर्थात बाल केंद्रित सिद्धांत। शिक्षण का सिद्धांत कैसा है? अगर पूछा जाए आपसे मनोविज्ञान के आधार पे तो क्या बताएंगे आप? बाल केंद्रित। अर्थात इसमें बालकों का हित ज़्यादा ध्यान में रखते हुए उनको शिक्षण कार्य करवाया जाता है, इसको बाल केंद्रित कहते हैं। अर्थात बाल केंद्रित जो है वो है ये। दूसरा है अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। शिक्षण का दूसरा सिद्धांत क्या है? अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। तीसरा क्या है? अभ्यास और आवृत्ति का सिद्धांत। इसमें बार बार पुनरावृत्ति होती है, इसमें अभ्यास करवाया जाता है, प्रैक्टिस करवाई जाती है और उसी अभ्यास के आधार पर उसमें काम करने की क्या जाती है? प्रवृत्ति, जिसको हम क्या कहते हैं? आवृत्ति। समझ गए? दूसरा समझ में आया होगा आपको। अभिप्रेरणा, जिसको मोटिवेशन कहते हैं, वो शिक्षण में दिया जाता है शिक्षक के द्वारा, तो इसलिए इसको अभिप्रेरणा और रुचि तो होती है। अगर विद्यार्थी की रुचि होगी तो अपने आप ही क्या होगा? वो शिक्षण कार्य के प्रति क्या होगा? प्रभावित होगा, प्रेरित होगा और आगे शिक्षण कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करेगा। चौथा है तत्परता का सिद्धांत। ये शिक्षण में ये भी एक है कि तत्परता का सिद्धांत भी पाया जाता है। अर्थात इसमें जो भी कार्य करना होता है उसको तुरंत प्रभाव रूप से काम में लिया जाता है, तो तत्परता का सिद्धांत भी इसमें पाया जाता है, जो कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। प्रतिपुष्टि या पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि, फीडबैक जिसे कहते हैं, वो भी शिक्षण कार्य में करवाया जाता है। इसलिए छात्रों को इसमें यह भी ध्यान देना होता है कि प्रतिपुष्टि जो होती है वो अपने आप में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर ही शिक्षण कार्य में करवाई जाती है। स्व अधिगम का सिद्धांत, ये स्वयं सीखने को प्रभावित करता है, इसलिए स्व अधिगम का सिद्धांत है। अगला है ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करने का या प्रशिक्षित करने का सिद्धांत। ज्ञानेंद्रियाँ इसमें बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। परिवर्तन और मनोरंजन का सिद्धांत, क्योंकि इसमें बहुत से परिवर्तन होता है ज्ञान प्राप्त होने के बाद, और मनोरंजन शिक्षण कार्य के दौरान सीखने में आता है, वो भी इसमें शामिल किया गया है, इसलिए परिवर्तन और मनोरंजन का सिद्धांत। नेक्स्ट अगला सिद्धांत है उद्दीपन का सिद्धांत। देखिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में उद्दीपन का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। उद्दीपन, क्योंकि छात्र क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। छात्र क्या करते हैं? क्रिया। और क्रिया कब करेंगे? जब उनमें उद्दीपन होगा। तो उद्दीपन किसके माध्यम से होगा? शिक्षण कार्य को शिक्षक अपने प्रभावी तरीके से करवाएगा, तो छात्रों में व्यवस्थित रूप से क्या होगा? उद्दीपन होगा। तो उद्दीपन का सिद्धांत भी इसमें शामिल है। 10वां है सहानुभूति तथा सहयोग का सिद्धांत। सहानुभूति किसके प्रति? विद्यार्थियों के प्रति। किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। तो सहानुभूति तथा सहयोग, सहयोग भी शिक्षक के द्वारा ही दिया जाएगा विद्यार्थियों को, तो ये सिद्धांत भी इसमें शामिल है। अगला 11वां है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। इसमें उपचारात्मक शिक्षण भी माना गया है कि शिक्षण अपने आप में क्या है? उपचारात्मक है, क्योंकि कोई भी समस्या छात्र को होती है तो समस्या को समाधान करने के लिए शिक्षक को जो तरीका काम में लिया जाता है वो है मनोवैज्ञानिक, और मनोवैज्ञानिक तरीका जो काम में लेगा वो क्या कहलाएगा? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इसीलिए इसको मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट और अंतिम है स्व अभिव्यक्ति का सिद्धांत। बिल्कुल बहुत अच्छा। स्व अभिव्यक्ति, स्व यानी अपने आप में, और अभिव्यक्ति यानी अपने भावों को व्यक्त करने की विधा, अभिव्यक्ति। अब हर व्यक्ति क्या करता है? अपने विचारों को स्वयं अभिव्यक्त करने लग जाता है। वो सिद्धांत अपने आप में क्या है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, और वो किस में काम में लिया जाता है? शिक्षण में। तो इस प्रकार शिक्षण के ये 10, 11, 12 सिद्धांत है जो अपने आप में व्यवस्थित है। अब है शिक्षण के सामान्य सिद्धांत।
देखिए शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों में हम कह सकते हैं कि शिक्षण के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हो सकते हैं जिनको हम शिक्षण पर आधारित मानते हैं। तो इनमें क्या क्या होंगे, पहला है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। शिक्षण में जाहिर सी बात है कि शिक्षण कार्य होगा तो उसमें क्या होगा, निश्चित उद्देश्य भी होंगे। तो निश्चित उद्देश्य, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई कार्य हो ही नहीं सकता, इसलिए शिक्षण का तो उद्देश्य होना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए शिक्षण क्या है, सामान्य रूप से उद्देश्यों पर आधारित होता है। दूसरा है अनुकूलता का सिद्धांत, बिल्कुल सही है, छात्रों को उसके अनुकूल बनाया जाता है, जिस प्रकार का वातावरण होता है उसी में शिक्षा दी जाती है। तीसरा सक्रियता का सिद्धांत, इसमें छात्र को बिल्कुल एक्टिव रखा जाता है, सक्रिय बनाया जाता है, जिससे वो सीखने में गति प्रदान कर सके और ध्यान कक्षा में केंद्रित कर सके। चौथा है जनतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षण कार्य में शिक्षक और शिक्षार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम, ये तीनों क्रियाएं मिलकर शिक्षण को परिपूर्ण बनाती है। तो उसमें शिक्षण को क्या होना चाहिए, शिक्षक के रूप में जनतंत्रीय व्यवस्था के रूप में आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट है पांचवा पूर्व अनुभवों का सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत ये भी कहता है कि शिक्षण अपने आप में क्या है, पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है, पहले के जो अनुभव होते हैं वो इसमें काम में आते हैं। नेक्स्ट है चयन का सिद्धांत। हाँ, इसमें शिक्षण को चयनात्मक विधि के आधार पर भी अध्ययन करवाया जाता है। नियोजन का सिद्धांत भी इसमें शामिल है, क्योंकि नियोजन शिक्षक को करना होता है कि विद्यार्थी को सबसे पहले कौन सी चीज़ ऐसी पढ़ाई जाए जिससे विद्यार्थी उसको भली भांति समझ सके या जान सके, तो इसमें नियोजन की छूट भी होती है। सहयोग का सिद्धांत है ही, क्योंकि अध्यापक को विद्यार्थियों के साथ क्या करना चाहिए, परस्पर सहयोग की भावना रखनी चाहिए। और अभ्यास का नियम, ये विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अभ्यास ही अपने आप में वह प्रयास है जिससे विद्यार्थी जटिल से जटिल ज्ञान को भी आसानी से सहजता से स्वीकार कर सकता है और सीख सकता है। इसीलिए अनुभव अभ्यास को कहते हैं, और एक्सपीरियंस इसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो अभ्यास होना भी बहुत ज़रूरी है, तो अभ्यास का नियम भी इसमें माना गया है। और लास्ट और अंतिम है वास्तविक जीवन का संबंध रखने वाला सिद्धांत। बिल्कुल सही बात है, शिक्षण वास्तविक जीवन का अनुभव देने वाला एक सामान्य सिद्धांत है कि जीवन में कुछ सीखना है तो हमें क्या करना होगा, उसके प्रति समर्पित होना होगा। इसीलिए वास्तविक ज्ञान जब मिलेगा जब हम सीखने के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सामान्य सिद्धांत के आधार पर कार्य करेंगे। तो ये इसमें भी 10-11 के लगभग सिद्धांत है जो अपने आप में सामान्य सिद्धांत माने जाते हैं। तो दोनों प्रकार के सिद्धांत आपको मैंने PDF में डाल रखे हैं, आप उनको एक बार बारीकी से देख लें, जो समझाए उनको ध्यान से सुन लें। नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट हमारा सिद्धांत के बाद बचता है शिक्षण सूत्र। ठीक है जी, शिक्षण सूत्र क्या है, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कक्षा कक्ष की वह प्रक्रिया है जो शिक्षण सूत्र के रूप में होती है। तो शिक्षण सूत्र क्या है, शिक्षण सूत्र 6 नंबर का पॉइंट हमारे अध्याय का और अंतिम पॉइंट है ये शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र फॉर्मलाइजेशन, क्योंकि किसी भी ज्ञान को अगर प्रभावी बनाना है तो उसमें क्या करेंगे, हम शिक्षण सूत्रों को काम में लेते हुए उसको व्यवस्थित करेंगे। वैसे भी कहते हैं कि शिक्षण सूत्रों का कक्षा कक्ष में प्रयोग जो करते हैं वो विधिवत रूप से करते हैं, क्योंकि शिक्षण सूत्र होंगे तो ही कक्षा में ज्ञान शिक्षक से छात्र की ओर प्रभावित होगा। तो वो किस रूप में होगा वो देखिए आपको बताते हैं। शिक्षण सूत्रों का कक्षा में या कक्षा कक्ष में शिक्षण के रूप में प्रयोग। तो सबसे पहले इधर आ जाएंगे शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र, ठीक है जी। फिर दूसरा कॉलम जो हमारा होगा वो होगा से, और किधर की ओर, फिर दिशा। दिशा दिशा किसकी ओर जाएगी, विद्यार्थी की ओर जाएगी, क्योंकि विद्यार्थी को तो ज्ञान देना है। तो दिशा तक हम कह सकते हैं, तो किस दिशा तक कह सकते हैं, कक्षा कक्ष का ये वातावरण है, कक्षा कक्ष, क्योंकि कक्षा कक्ष में ही शिक्षण कार्य शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को करवाया जाता है। तो इसीलिए कक्षा कक्ष में जो क्रिया होगी वो किस रूप में होगी। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब ज्ञात यहाँ क्या आएगा, ज्ञात, क्योंकि शिक्षक तो जानता है लेकिन विद्यार्थी नहीं जानता है। तो ज्ञात से अज्ञात अर्थात पहले की जो प्रक्रिया है उसको पहले विद्यार्थी थोड़ा बहुत जानता है, उसको नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए पुराने ज्ञान से जोड़ना पड़ता है। इसीलिए इसको कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अर्थात ज्ञात इसमें आ गया तो कहाँ तक जाएगा, अज्ञात तक। कहाँ से, ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा है जैसे सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर। सरल, पहले सरल सरल बताएंगे बच्चों को तो अपने आप ही वो उसमें अपना रुझान बढ़ाएंगे और जुड़ेंगे हमसे, और फिर उसके बाद वो कद जाएगा जटिल,
सरल से जटिल की ओर, अर्थात कठिन जिसको हम कह सकते हैं, तो सरल से जटिल की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर, पहले वो अनिश्चित रहेगा, फिर बाद में धीरे धीरे ज्ञान जब उसको मिलने लगेगा, वो समझने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। तो अनिश्चित से निश्चित की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर, ये भी महत्वपूर्ण है। मूर्त, क्योंकि मूर्त क्रिया होती है और उससे अमूर्त की ओर जाना होता है। छोटा बच्चा अपने आप में मूर्त रहता है, लेकिन बाद में जब ज्ञान मिलता है तो वो अमूर्त रूप में ज्ञान को प्राप्त करता है। तो इसीलिए मूर्त से अमूर्त की ओर। अनुभूत से युक्तियुक्त की ओर, बस नाम आप ध्यान से सुने। अनुभूत, जिसको अनुभव कहते हैं, अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर, क्योंकि अनुभव से व्यक्ति क्या करता है, युक्तियाँ निकालता है, नए नए आइडियाज़, नए नए तरीके ढूंढता है। तो युक्त से युक्ति युक्त की ओर, ठीक है, अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर। विशेषण से संश्लेषण की ओर, ये विज्ञान की विधि है जो आ गया है इसमें गुण उसका, कि विश्लेषण से क्या करे, संश्लेषण की ओर जाए। विद्यार्थी विश्लेषण करेगा, शिक्षक विश्लेषण करेगा, छात्र उसका क्या निकलेगा, संश्लेषण, अर्थात उस ज्ञान को क्या करेगा, अपने आप में घोकेगा, समझेगा, परखेगा, जानेगा, वो कहलाएगा संश्लेषण। ठीक है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, दिखाई दे रहा है वो तो सबको पता है, तो प्रत्यक्ष है, लेकिन ज्ञान अपने आप में विद्यार्थी के जब मस्तिष्क में जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक से जनरलाइज। पहले विशिष्ट आएगा, इधर विशिष्ट, और उस विशिष्ट से क्या करेंगे, अपन ज्ञान को सामान्य बनाएंगे। क्योंकि बच्चा जब नहीं पढ़ता कोई चीज़ को, जब तक उसको लगता बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जैसे जैसे उस ज्ञान को हम करवाएंगे विधिवत रूप से, व्यवस्थित रूप से, तो सीखने के बाद उसे वो ज्ञान क्या लगने लगेगा, बिल्कुल सरल लगने लगेगा, और वो क्या हो जाएगा, सामान्य। तो क्या हो गया ये, विशिष्ट से सामान्य की ओर। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। मनोवैज्ञानिक पक्ष लेना चाहिए हमें पहले, और उसी के आधार पर शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को शिक्षक के दिमाग में ये रहना चाहिए कि सभी प्रकार के विद्यार्थी कक्षा कक्ष में होते हैं। उसमें होशियार या इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं, तो मध्यम साइज के बच्चे भी होते हैं, तो बिल्कुल पुअर कंडीशन जिनको कह सकते हैं, बिल्कुल पिछड़े बालक भी होते हैं। तो तीनों को ध्यान में रखकर, उनका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ध्यान में रखते हुए उनको शिक्षण कार्य करवाया जाता है, जो अपने आप में क्या कराता है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। और अगला है आगमन से निगमन की ओर। ये विधि है जो विज्ञान में काम में ली जाती है, गणित और विज्ञान में, जिसको बोलते हैं आगमन से निगमन की ओर। आगमन और निगमन, तो इसमें आगमन से निगमन की ओर, निगमन साइंस में काम में ली जाती है इन विधियों को, ये विधियां हैं। तो निगमन की ओर शिक्षण कार्य शिक्षण सूत्र के रूप में कक्षा कक्ष में करवाया जाता है। और लास्ट और अंतिम है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश, पूर्ण यानी पूरा और अंश यानी उसका भाग। तो पूर्ण से हम क्या लेंगे, अंश, बिल्कुल छोटे भाग तक, क्योंकि बालकों को कोई भी चीज़ समझानी है तो पहले उसको इस रूप में लेंगे कि धीरे धीरे उसका वो एक एक अंश या टुकड़ा वो समझ जाए। तो बड़े से छोटे की ओर भी कह सकते हैं इसको, पूर्ण से अंश की ओर। तो ये 10-11 जो है वो शिक्षण सूत्र है जो शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं। कब, जब एक शिक्षक कक्षा कक्ष में, कहाँ पर, कक्षा कक्ष में, किस दौरान, शिक्षण कार्य के दौरान। किस दौरान, शिक्षण कार्य के दौरान क्या करवाए, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करे। किसका प्रयोग करे, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करे। तो शिक्षण कार्य क्या होगा, प्रभावी होगा, और आसानी से विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य पूर्ण करवाया जा सकेगा। तो ये हमारे इस अध्याय में था, जो कि अधिगम और शिक्षण विषय वस्तु हमारी थी। उसमें हमारा पहला शिक्षण का अर्थ, उसकी प्रकृति, उसके सिद्धांत और उसके शिक्षण सूत्र के रूप में। तो आपको मैं आशा रखता हूँ कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम अगला अध्याय लेंगे हमारा, जब तक आप इसे ढंग से समझें और पढ़ें। साथ ही मैंने एक इसी अध्याय से एक प्रश्न पत्र भी तैयार किया है, जिसमें 8-10 क्वेश्चन दिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं वो। आपको उनको भी देखकर, उनके आपकी जो कॉपी है, नोटबुक, उसमें आंसर लगाने हैं। जब आगे समय आएगा जब हम उनको देखेंगे कि आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं, तो आप पढ़कर एक बार इनके प्रश्नों के उत्तर भी दें। धन्यवाद।